विंग कमांडर सतीश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा यहां पर कि एक थिंकिंग जनरल और वाकई आर्मी में अगर थिंकिंग जनरल किसी को कहा जाता है, किसी को नवाजा जाता है और वो हमेशा जिंदा दिल रहता है, खुश मिजाज रहता है, कितना फर्क पड़ता है आर्म फोर्सेस में अगर उनका लीडर खुश रहे, अगर उनकी लीडरशिप जो है वो एकोमोडेट करने वाली हो और सैनिकों को एक इंस्पायर करने वाला जनरल मिले, कितना फर्क पड़ता है इससे? बहुत फर्क पड़ता है दीपक जी। राष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है और आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से हम लोग भारी दिल से ये विदाई उनको दे रहे हैं। लेकिन ये सत्य है, सदियों में एक ऐसा जनरल जिसको कि पहली बार तीनों सेनाओं की कमान संभालने का मौका मिला, विजनरी होना एक जनरल के लिए और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग होना, ये दोनों चीज़ें रेयर क्वालिटीज़ हैं। और वो फ्रंट से लीड जैसी तरह से जिस खूबी के साथ उन्होंने देश को, आर्मड फोर्सेस को एक दिशा दी है। आप ये समझिए कि चाइना, आई एम स्पेशलिस्ट ऑन चाइनीज़ अफेयर्स, और उस समय मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल में जाकर के भी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। तो बहुत कुछ इस देश के लिए डॉक्टर विलियम डे पिल्सबरी की लिखी हुई किताब अमेरिका से इंडिया में आई थी और मुझे मौका मिला कि मैं चाइना के बारे में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है चाइना की 50 साल के लिए, उस पर मुचकुंद दुबे जी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, मिलकर के हमने अगले 50 साल के लिए इंडिया की नीति निर्धारण में मेरा योग रहा है। उस समय ये सारी चीज़ें चाइना के बारे में हमने बखूबी एक रोड मैप के रूप में देश को समझाई थी कि 2020 तक चाइना समुद्र के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा करेगा और 2050 तक वो अपनी सेनाओं को समुद्र की तलहटी में ले जाएगा। जनरल विपिन रावत ऐसे मौके पर देश की कमान संभाली उन्होंने, आर्मड फोर्सेस की, जहां गलवान आया, इसमें इतनी स्ट्राइक हमने दूसरे क्षेत्रों में की, पाकिस्तान में घर में घुसकर मारा। तो ऐसी पोजीशन में एक बहादुर जनरल जो फ्रंट से लीड करता था, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है आज की तारीख में। लेकिन हमें गर्व है कि इस भारत माता का ऐसा सपूत जो इस स्थिति में देश को आज आंसर दे गया। चाइना समझ नहीं रहा है, पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है, अफगानिस्तान की जो क्राइसिस है, सी सेक्टर में जो हमारे पास पोजीशन पड़ी है, इसके सबके लिए सबको एक साथ लेकर इस देश को सशक्त बनाने में जो उनका योगदान और जो विजन रहा है, जैसे कि जनरल साहब बता रहे थे कि अब उसको पूरा करना और उसको ग्राउंड पर उतार देना, क्योंकि जनरल साहब को यह अच्छी तरह मालूम था आज से कारगिल वार में हमारी कंडीशन क्या थी। उस समय से सीडीएस की डिमांड पूरी हुई और ये पहले सीडीएस चीफ बने। इसकी वजह से आज भारत अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित समझता था और समझता रहेगा, क्योंकि ऑपरेशंस आप समझते हैं तीनों सेनाओं के पास है, लेकिन कंबाइंड ऑपरेशन लेकर राष्ट्र की एक आवाज बनकर, एक ताकत बनकर जो उन्होंने विश्व को दिखाया, स्पेशली चाइना की, मैं हिंदी में बोलता हूं, बोलती बंद की और पाकिस्तान को सबक सिखाया, ऐसे जनरल के बारे में हृदय से भारत की जनता, भारत की आर्मड फोर्सेस श्रद्धांजलि दे रही हैं। जहां तक इस हेलीकॉप्टर क्रैश का सवाल है, मैं इस पर भी दो शब्द बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास, मैं यूएन मिशन में रहा हूँ और 10 MI-17 VS मेरे पास वहाँ ऑपरेशंस में थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सुरक्षित हेलीकॉप्टर रहा है, लेकिन यूटिलिटी हेप्टर बोलते हैं हम इसे। और जहाँ तक सुलूर से टेक ऑफ होने का सवाल है, ये सच है कि इसमें दो अंदाज ऐसे होंगे, बाकी तो ब्लैक बॉक्स से सब पता चलेगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। वेदर का अचानक खराब हो जाना और उस हाइट पर विंड प्रेशर या कोई टेक्निकल स्नैक जो कि एक पायलट के रूप में उस समय उसको अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में चले जाना, शायद अभी तक प्रोबेबल कारण यही हो सकता है। अन्यथा इतना बड़ा सुरक्षित हेलीकॉप्टर, इतने सीजन्ड पायलट, और जब वीआईपी ऑन बोर्ड हो तो वहां पर किसी चीज की एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। सीधे चलता हूं जीजे सिंह साहब के पास। सिंह साहब, एक ऐसे समय कमान संभालना जब पूरा दुनिया का सिचुएशन बदल रहा हो, सीडीएस की जिम्मेदारी संभालना,
कितना अहम हो जाता है भारत जैसे देश का सीडीएस होना, और उसकी लीडरशिप स्किल्स कितनी होनी चाहिए कि एक तरफ आपको पाकिस्तान से निपटना है, एक तरफ आपको चाइना से भी निपटना है, और आपको घर के भेदियों से भी निपटना है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सीडीएस का रोल। आप कैसे देखते हैं इस नए बने पद को, जिसको सबसे पहली बार सुशोभित किया जनरल बिपिन रावत ने? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, जो चेंजेस लानी होती है, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। क्यों? कि जो पहले का माइंडसेट बना होता है, जो पहले की एक मानसिक हालात बने होते हैं, उनको बदलना अपनी रीजनिंग पावर के साथ, अपनी समझ के साथ, और सभी को अपने साथ लेके जाना एक आसान काम नहीं होता दीपक जी। ये कहने को बड़ा आसान है, मगर करने में ये बहुत मुश्किल होता है। तो पहले मैं ये कहूंगा कि जब इन्होंने नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का सोचा, इन्होंने जब थिएटर कमांड, जिसके अंदर तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है, उसका एक कमांडर इन चीफ बनाना, जैसे हम देखते हैं पोर्ट ब्लेयर, अंडमान के अंदर, और ऐसे थिएटर अपने एलएसी और एलओसी के ऊपर बनाना, एक ऐसी सोच समझ वाला ऑफिसर चाहिए, मिलिट्री ऑफिसर चाहिए, जो इन चीजों को बड़े एलिवेटेड वेंटेज पॉइंट से, बड़ी ऊपरली सतह से पूरों को समझता है। क्योंकि ये जो सब चीजें होती हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाकर अप्रूवल लेना होता है, डिफेंस मिनिस्टर को कन्विंस करना होता है, प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करना होता है, फाइनेंस मिनिस्टर को कन्विंस करना होता है, और ऐसे ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आती हैं। मगर मैं समझता हूं कि बिपिन रावत साहब ने बहुत ही ऑपोजिशन रेजिस्टेंस के बावजूद इसको बहुत ही उम्दा तरीका से निभाया। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब ये इंटीग्रेशन की बात चली थी, तो उस टाइम इन्होंने एक बार कह दिया कि ये जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स आर्मी की ऑक्सिलरी फोर्स है। तो इसके अंदर काफी लोगों ने एयरफोर्स करके, खास करके जो ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म किया इसका। वो बिल्कुल जायज कह लिए, ऑब्वियस था, वो होना था। मगर मैं उनकी बात से बिल्कुल ये सहमत था, क्योंकि बहुत से आजकल के जो नए पीढ़ी के बड़े ऑफिसर हैं, उनको ये शायद पता नहीं था कि दुनिया के अंदर दो प्रिंसिपल फोर्सेस दो ही होती हैं। एक होती है नेवी, दूसरी होती है आर्मी। नेवी को एरियल सपोर्ट चाहिए तो उसकी एविएशन ब्रांच है, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स है हमारे पास। एविएशन आर्म के अंदर हमारे पास गोवा के अंदर, कोचीन के अंदर, बॉम्बे के अंदर, विशाखापट्टनम के शोर के ऊपर जहाज है, हेलीकॉप्टर है जो सपोर्ट करते हैं। तो वो जो एविएशन ब्रांच है, वो हमारी एक ऑक्सिलरी फोर्स है नेवी को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह जब ये एयरफोर्स को बनाया गया, जो कि सिर्फ लास्ट सेंचुरी के अंदर 1931-32 के अंदर हमारे अंदर इधर एयरफोर्स बनी, रॉयल एयरफोर्स, तो उस टाइम उसका रोल था आर्मी को सपोर्ट करना। तो वो इस लहजे से, इस वेंटेज पॉइंट से कह रहे थे कि ये जो है, ये ऑक्सिलरी फोर्स है। मैं उनको पूरा सपोर्ट किया। एक दो चैनल्स पे बुलाया मुझे, मैंने कहा नहीं, ये ठीक कह रहे हैं। और दूसरा, मैं उनको एक बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान समझता था, जो कि एक सीईओ की तरह सभी को साथ ले आते थे।